अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीजा और डीएनए, इसकी फीस और टाइमलाइन क्या चल रहा है। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट्स आए हैं। अभी रिसेंटली एक दोस्त का प्रोसेस है जो इन प्रोसेस है और काफी अहम अपडेट्स हैं उसकी जो मैंने ली हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद ईयू सेटलमेंट स्कीम के बारे में एक नई खबर और एक नया इंग्लैंड का डर, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन बगैर पेपर पुलिस गिरफ्तारी, जिसको अमूमन तौर पे बहत्तरिया भी कहते हैं अपनी पंजाबी जुबान में, और बहुत सारे लोगों के इस पे कमेंट आ रहे हैं कि उसकी क्या डिटेल है, क्या करना पड़ता है अगर गिरफ्तार हो जाए, पुलिस सर्टिफिकेट दे, लेटर दे तो क्या करना चाहिए। इस पे कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे। आपको ईयू सेटलमेंट स्कीम के बारे में जो नई खबर है इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो अच्छी खबर है इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस बार बार आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन फैमिली वीजे की, डीएनए टेस्ट की, इसकी फीस की और टाइमलाइन की। दोस्तों स्पेन फैमिली वीजा जो है ये याद रखें कि ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि इसका कितना अरसा लगेगा। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट करते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा वामल है जो एक से दूसरी फैमिली को जुदा करते हैं। मतलब ये कि एक का टाइमलाइन और हो सकता है, दूसरे का टाइमलाइन और होगा। एक को 8 महीने लग सकते हैं, एक को 15 महीने लग सकते हैं, एक को 1 साल लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी बहुत सारी चीजों पे, जिसपे आपके फैमिली के मेंबरान पे डिपेंड करता है, उनकी उम्रों के फर्क पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ बाकी कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं वो उनमें है कि उस वक्त एम्बेसी में रश कितना है। जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस का वहां पे रश होगा उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा। यही वजह है कि एम्बेसी में अब कोरोना के बाद जो है टाइम इतना लंबा हुआ है कि उसकी मेन वजह है कि उस वक्त जो काम रुके थे वो अब उन्होंने आगे कहीं क्लियर किए और अब उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कम टाइम लगना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एक दोस्त का जिनका डीएनए टेस्ट हुआ है, उनकी फैमिलीज का, उनकी फीस उन्होंने कितनी पे की है, ये सारी चीजें जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक दोस्त है जिन्होंने अपनी फैमिली अप्लाई की है, उनकी वाइफ है, एक बेटी है और खुद है। उनकी जो वाइफ और बेटी है उनके डीएनए टेस्ट पाकिस्तान में हुए और क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद हैं तो उनका डीएनए टेस्ट यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे। नॉर्मली जो है 3 महीने 30 दिन 3 महीने मैक्सिमम जो है वो डीएनए टेस्ट के बाद आपको वेट करना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि फीस कितनी है। अब 3 अफराद ने जो उन्होंने फीस पे किया वो 635 यूरो जो है वो फीस पे की है, यानी कि तीनों अफराद की, वाइफ की, बेटी की और उन्होंने खुद। इसके साथ जब उनका डीएनए टेस्ट यहाँ पे हो चुका है तो उनको जो एक खास कोड दिया गया था जो उनकी आइडेंटिटी थी, उसके जरिए उनको एक जो नंबर दिया गया जिसपे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके जरिए उनको जो है वो उन्होंने अपना कोड सेंड किया कि ये मेरा कोड है जिससे मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था, तो मेरा जो है वो डीएनए रिपोर्ट कब आएगी। तो उस पर डीएनए रिपोर्ट वालों का उनका ये कहना है कि हमारा रश हमारे पास काफी है, तो नॉर्मली हम जो है वो ये बहुत कम 3 हफ्तों के अंदर भेज देते हैं, लेकिन अभी हमें जो है वो रश की वजह से ज्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है। यही वजह है कि काफी रश होने की वजह से आपके जो केसेस हैं वो जरा लेट हो रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता आपके केसेस में कोई मसला है या आपके केस में कोई ऐसी चीज है जो आपके वीजे में रुकावट बनेगी। यहाँ पे दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, जहन में रखें कि आपने जो फैमिली वीजा अप्लाई किया हुआ है, अगर आपने खुदा न खास्ता कोई भी किसी तरह की भी 2 नंबरी नहीं की डॉक्यूमेंट में, या किसी का बच्चा अपना बच्चा नहीं बनाया, या कोई और ऐसी चीज जो है वो नहीं की अपने केस में, तो ये याद रखें कि कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि आप जिसकी वजह से आपका वीजा जो है रिफ्यूज किया जाए या रिजेक्ट किया जाए या आप स्पेन में ना आ सकें। थोड़ा सा टाइम जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है और ये हमेशा से इसी तरह चलता आ रहा है। कभी टाइम ज्यादा लगना शुरू हो जाता है और कभी टाइम कम लगना शुरू हो जाता है।
आपको मसला क्या है कि आप ये देखते हैं कि फलां फैमिली जो है वो 8 महीने में 9 महीने में उसका वीज़ा लगा, हमें 1.5 साल हो चुका है, इसकी क्या वजह है। इसके मुख्तलिफ वामल हैं जो मैंने पहले बताए हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं, इसकी वजह से भी ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम लिमिट तकरीबन वही चल रहा है, उसी में तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो जो यहाँ पे टाइमलाइन ओपन और टोटल जो केसेस हैं उसकी ओवरऑल अगर बात करेंगे तो वही तकरीबन 1.5 से 2 साल नॉर्मली लग रहे हैं। जो सिर्फ अपनी वाइफ को बुला रहे हैं वो 8 महीने 10 महीने मैक्सिमम 1 साल में तमाम प्रोसेस हो जाता है। ये याद रखें कि इसका मतलब ये होता है कि जब तमाम चीज़ें स्मूथली करेक्ट हों तो उस सूरत में अगर खुदा न खास्ता आपसे एक चीज़ मांग लेते हैं तो थोड़े से 2-3 महीने आपके इजाफी लग सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ईयू सेटलमेंट स्कीम के बारे में। एक नई खबर और एक नया डर। यूके ने एक नई रिपोर्ट मरतब दी है जिसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक में तमाम चीजें आप खुद भी रीड कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईयू सेटलमेंट स्कीम में अभी तक जो है वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। 4 साल गुजर चुके हैं ब्रेक्सिट को हुए और इसके बावजूद जो है लोग ईयू सेटलमेंट स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है अप्लाई करने वाले जो लोग हैं उनमें से कोई भी खालिस्तान यूरोपियन नहीं है। मतलब ये कि ओवरसीज जो है वो यूरोप में आई, यूरोप के किसी मुल्क का भी उन्होंने पासपोर्ट लिया, नेशनैलिटी ली और उसके बाद उन्होंने यूके में ईयू सेटलमेंट स्कीम अप्लाई कर दी प्री सेटलमेंट स्टेटस में या सेटल स्टेटस में। तो इस पे उन्होंने एक बड़ा जामे जो है वो खबर शाया की है जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम चीजें जो है इस चीज की तरफ इशारा करती हैं कि यूके जो है अभी ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो चुका है। तो इस तरह से लोगों की आमद है, अगर ये दोबारा रीज्वाइन करता है तो उस सूरत में क्या होगा। यानी कि उनके अंदर एक डर है कि अगर दोबारा से यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन की ज्वाइन करता है तो बहुत बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आ जाएंगे यूके में, जो कि अभी नहीं आ सकते। इस पे काफी उन्होंने अहम खबर जो है वो शाया की है। इससे दोस्तों ये भी साबित होता है कि यूके की तरफ लोगों का रुझान जो है माशी बदहाली के बावजूद, वहां पे जो तमाम प्रॉब्लम चल रही हैं उसके बावजूद बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाती तौर पे मेरे जानने वाले हैं, बम्बई फैमिली यूके गए थे लेकिन अब वापस आ चुके हैं। कुछ लोगों से राब्ता है वो वापस आना चाहते हैं क्योंकि वहां पे उनकी सेटलमेंट नहीं हो सकी। खासतौर पे जो स्पेन में काफी ज्यादा सेटल थे, अब वहां पे जाके जब जीरो से दोबारा उनको स्टार्ट करना पड़ रहा है तो काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो वापस आना चाहते हैं। दूसरा वेदर की वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स में दोनों तरह के लोग हैं, कुछ वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ वहां पे जाके कुछ साल गुजारने के बाद वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन बगैर पेपर पुलिस गिरफ्तारी और अहम मालूमात। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि स्पेन एक ऐसा मुल्क है शेंजन स्टेट्स में, यूरोपीय यूनियन में। यहाँ पे अगर आप खुदा न खास्ता की क्राइम ना करें, आपके पास बेशक फैमिली, आपके पास साथ फैमिली रह रही है नहीं रह रही, आप कोई भी इसी तरह का क्राइम ना करें, आपके पास पेपर हैं या नहीं है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कब होती है? जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी होती है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट सेल करते हैं बगैर ईवी के, यानी कि बगैर टैक्स के। वो जो है वो कानूनी तौर पे जुर्म है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चोरी की चीजें खरीदते हैं और आगे सेल करते हैं, ये भी कानूनी तौर पे जुर्म है। इस तरह की कुछ और एक्टिविटीज हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी होती है, फिर उनका भत्तरिया लगता है जो कि 72 घंटे नॉर्मली ये बाई लॉ जो है उन्होंने रखना होता है। उसके बाद आपका केस जो है वो कोर्ट में भेज देते हैं और कोर्ट आपको जुर्माना करती है। ये सारी चीजें जो है इसी से इंटरलिंक है कि आपने कौन सा जुर्म किया और किस नौयत का किया। अगर आप बिल्कुल कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं करते, कोई भी किसी तरह की कानून की खिलाफवर्जी नहीं करते, तो कोई भी किसी तरह का मसला आपके लिए नहीं होता। नॉर्मली ये आपको गली में चलते फिरते आते जाते आपके पेपर नहीं पूछते, सिर्फ उसी सूरत में पूछते हैं जब आप पे शक गुजरता है या आपको चेक करते हैं। इस वजह से कोई भी इस तरह का मसला नहीं है। जिन लोगों के साथ ये मसला हो चुका है वो स्मूथली किसी नॉर्मल लॉयर के साथ कंसल्ट करके अपने मसले को हल करा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा अभी तक स्पेन में ये पेचीदा मसला नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से अच्छी खबर की। यूरोपीय यूनियन इस साल में अनाउंस कर चुकी थी कि ईटीए लॉन्च करने जा रही है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन
जैसा कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने भी लॉन्च कर दिया। 2 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है यूके में। इसी तरह यूरोपीय यूनियन ने भी अनाउंस कर दिया था कि यूरोपीय यूनियन के लिए भी जिन ममालिक की फ्री एंट्री है उनको लाजमी तौर पर पहले ETA लेके आना पड़ेगा, जो क्या पोस्टपोन कर दिया गया है 2027 तक। यानी कि वो ममालिक जिनकी फ्री एंट्री है यूरोपीय यूनियन में, अब उनको 2027 तक अगर ले लेंगे वेल एंड गुड, नहीं लेंगे तो उन पे ऑब्लिगेटोरियो नहीं होगा, यानी कि उन पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाई जाएगी कि आपने क्यों नहीं लिया, या उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है बहुत सारे मालिक के लिए जिनकी फ्री एंट्री है और बहुत सारे लोगों के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।